जो है वो कब हमें विरोध के लिए तैयार करता है, कब हमारे विरोध को खत्म कर देता है, हमें पता नहीं चलता। क्योंकि हमने पहले ही कहा कि हम स्वविवेक से काम नहीं करते, अपनी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते। ये जो बिल पास हुआ है, बिल आज नहीं, इसकी तैयारी कई साल पहले से चल रही थी और उसके लिए बड़े पैमाने पर कार्य किया जा रहा था। अभी जब हुआ, चोट लगी, जैसे ना किसी व्यक्ति को, जैसे अभी कोरोना के अंदर भी हो रहा है, सब जगह हो रहा है, किसी आदमी को जब धीमी मौत से मारना होता है तो उसको धीरे धीरे स्लो पॉइजन देते जाते हैं और हम लोग सोचते हैं कि इलाज हो रहा है, कुछ ठीक ही होगा। कुछ लोग चिल्लाते भी हैं कि सही दवाई नहीं दी जा रही है, क्यों ठीक नहीं हो रहे हैं। लेकिन जब हम सबसे ज़्यादा कब चिल्लाते हैं, जब वो मर जाता है। मरने के बाद जैसी खबर आती है कि भाई वो मर चुका है, तब हम कहते हैं अरे मार दिया। अरे मारने की तैयारी तो उन्होंने बहुत पहले से कर रखी थी। अगर उस समय ही हम लोग सावधान हो जाते तो शायद उसे बचाया जा सकता था। लेकिन अब किसानों का मामला है, किसान शायद आज ये कह रहे हों कॉरपोरेटर को दे दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए तैयारी बहुत पहले से हो रही थी। क्योंकि सारी बातें उसी से रिलेटेड, मैं घुमा फिरा के आपको कारण पे ही लाऊंगा कि कारण क्या है। कारण संविधान है। भारत का संविधान किसानों को जमीन का मालिकाना अधिकार देता है। आप लोग संविधान के आर्टिकल 19 में जब आप ABCD पढ़ेंगे तो उसमें 5वें या 6ठे नंबर पे जो आ रहा है वो एक, जिसको डॉट करके स्टार लगा करके उसको हटा दिया गया। ये जो आर्टिकल 19 के अंतर्गत हमारे किसान भाइयों को भारत के संविधान ने भूधारक, अंग्रेजी में लैंड लॉर्ड, और शुद्ध भाषा में, लोकल भाषा में कहें तो जमीन के मालिक बनाए। हमारे लोगों को जमीन का मालिकाना अधिकार मिला था कि ये लोग जमीन के हकदार हैं, मालिक हैं। लेकिन बहुत जल्दी ही उन्होंने इसको निरसित करके, यानी वहां से हटा करके, बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण के बाद में उन्होंने तुरंत ही इसको शायद 1956 में ही क्या बोलते, संविधान संशोधन करके उसको हटा दिया। यानी कि संविधान ने, भारत के संविधान ने हमें जो भूधारक का अधिकार दिया था, भूमि के मालिक का अधिकार दिया था, लैंड लॉर्ड का पावर दिया था, वो पावर हमारा हमसे छीन लिया गया और उस जगह पर वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को जो है उसका भूधारक बना दिया गया। जैसे राजस्थान में राजस्थान सरकार, गुजरात में गुजरात सरकार, वो भूधारक है। और हमारे जो लोग हैं जिनको भूधारक होना चाहिए था, उनको उन्होंने खातेदारी में डाल दिया। किसान नेता उस समय भी थे, किसान नेता आज भी हैं। बहुत सारे नेता लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों ये चीज़ उनके दिमाग में नहीं आई, या फिर उनकी जानकारी में नहीं रही, या फिर क्या उन लोगों की मजबूरी रही होगी कि वो इसका कोई विरोध नहीं कर पाए, कि वो किसानों को जो बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो फंडामेंटल राइट है उसके अंदर उन्होंने मालिकाना अधिकार दिया था, जमीन का भूधारक लैंड लॉर्ड का पावर दिया था, वो पावर छीन लिया गया। और उसके बाद राजस्थान सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट जो भी स्टेट की है, उनको लैंड लॉर्ड का पावर दे दिया गया और किसान को सिर्फ खातेदार बना दिया गया। अब ये खातेदार चलता रहा क्योंकि उन्हें किसी भी कीमत पर संवैधानिक अधिकार के तहत जो उनको भूमि का अधिकार मिला था, किसान को जमीन का मालिकाना अधिकार मिला था, वो अधिकार वो किसी भी कीमत पर उनको देना नहीं चाहते थे, क्योंकि सदियों से उनको ये अधिकार नहीं था। किसान सिर्फ काश्तकार होता था, काश्तकार सिर्फ काश्त करता था, उसके बाद में उसका मालिक जितनी मर्जी उसकी फसल ले जाता था और वो रोक नहीं पाता था। ये सारी चीज़ें जहाँ तक है, हम लोग अगर किसी थोड़े बड़े बुजुर्ग से भी बात करेंगे तो ये बात हमें जानकारी में आ जाएगी।
मिल जाएगी। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि ये काम बहुत पहले से शुरू हो गया था, जिसका विधेयक आज लाया गया, बिल आज पास हुआ है, आज हम विरोध कर रहे हैं। शायद ये विरोध जब आर्टिकल 19 के अंदर से हमारा भूमि मालिक होने का अधिकार, उस समय ये आंदोलन होता तो आज हम लोग इस देश की धरती के मालिक होते और किसान अपनी मर्जी से जो करना होता करता, लेकिन उनको खातेदार बना करके उनको फिर एक अधिकार से वंचित कर दिया। हम लोग उस समय आंदोलन नहीं कर पाए और हमारी जानकारी में भी नहीं था। जिनकी जानकारी में ना था तो उन्होंने क्यों समझौता कर लिया पता नहीं। उसके बाद में एक संशोधन और किया गया और खातेदार बहुत लंबे समय तक हमारी जो जमाबंदी, हमारी जो लैंड का रिकॉर्ड है उसको हम निकलवाते हैं तो उसके अंदर लिखा होता है भूधारक, स्टेट गवर्नमेंट वहाँ की जो भी है, और सेकंड स्टेप पे आता है खातेदार, जिसमें हमारे पिता दादा का नाम होता है, बाप का नाम होता है, वो खातेदार में होता है। खातेदार की प्रक्रिया लंबे समय तक चली। खातेदार का मतलब है कि आप मालिक नहीं हो, आप उसके हिस्सेदार हो, खातेदार। जैसे बैंक में खाता होता है, आपके 5 रुपए हैं तब भी आप खातेदार हो, और आपके 5 करोड़ हैं तब भी आप खातेदार हो। लेकिन अगर 50 करोड़ 100 करोड़ भी आपके हैं तब भी आप बैंक के मालिक नहीं हो। तो ये जो खातेदार शब्द इस्तेमाल किया गया, और ये भी जब इनको खटका के अब ये खातेदार शब्द के ऊपर भी कुछ समझ भी नहीं पाए और बोल भी नहीं पाए, तो अब हमें आराम से दूसरा स्टेप लेना चाहिए। और सेकंड स्टेप में उन्होंने हमें बना दिया काश्तकार। अब अगर हमारा कोई भी किसान भाई अगर अपने खेत की नकल लेने जाएगा, अगर कहीं जाकर कहेगा, पटवारी से कहेगा, तलाटी से कहेगा कि मेरी खेत की मुझे जमाबंदी की नकल दो, तो उसके अंदर भूधारक राजस्थान सरकार और आपका नाम खातेदार वाला कॉलम ही खत्म करके खातेदार की जगह अब आपका कर दिया गया काश्तकार। और काश्तकार शब्द का मतलब है कि आप सिर्फ काश्त कर सकते हैं, काश्त करने के अधिकारी, सिर्फ काश्त करने के अधिकारी, इससे ज्यादा आपका कोई हिस्सा नहीं है। आपसे जब चाहे जमीन छीन ली जा सकती है, जब चाहे एक्वायर कर ली जा सकती है, आवत की जा सकती है। तो ये आपका अधिकार खत्म हो चुका है। अब आप सिर्फ काश्त करने लायक हैं और काश्त ही करेंगे, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं करवाएंगे। ये बहुत पहले से हो गया। मैं चिल्लाता रहा, मैंने बहुत सारी जगह ये बात कही लोगों को, लेकिन उस समय लोगों ने ध्यान नहीं दिया। चलो अच्छा हुआ ये बिल पास होने से ही लोगों को पता लग गया, अच्छी बात है। तो उससे भी आगे मैं गुजरात के कुछ साथियों से बात कर रहा था, तो गुजरात के साथियों ने मुझे कहा कि यहाँ आपके यहाँ पर तो कम से कम काश्तकार तो बनाया हुआ है, हमारे वहां तो काश्तकार भी नहीं है, अब तो सिर्फ कब्जेदार कहा जाता है। हमारे वहां जो उसका 7/12 या जो भी उसका है नाम वहां का जमाबंदी का कागज का, उसके कागज हम जब जमीन के मांगते हैं तो हमारा नाम कब्जेदार में होता है। यानी हम अब काश्तकार भी नहीं, अब कब्जेदार हैं। हमारा सिर्फ कब्जा है, जब मर्जी हटाया जा सकता है। तो ये जो बिल, ये जो विधेयक आज यहाँ लाया गया है, अचानक रात में बैठकर नरेंद्र मोदी जी ने अपनी टेबल पे तैयार नहीं किया, और मोदी जी के पास में इतनी फुर्सत भी नहीं है कि वो इन चीजों को तैयार करे। मोदी जी को तो सिर्फ इतना बताया जाता है कि आपको ये इसकी तारीफ करनी है, अंदर क्या है उसको आपको समझने की जरूरत भी नहीं है। उस विधेयक को बनाने में कई सालों से कई लोग लगे हुए थे, और वे लोग उसको पूरी तरह से, क्योंकि सबसे बड़ी जो संपत्ति है हमारी, सबसे बड़ी संपत्ति जो है वो है कृषि भूमि, वो हमारी एग्रीकल्चर लैंड जो है, इससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। और उस संपत्ति को छीनने का जब उन लोगों ने पहले से ही प्लान बनाया हुआ था, धीरे धीरे उन्होंने इस स्थिति में लाया कि अब आप न तो लैंडलॉर्ड हो, न ही आप वहां पर खातेदार हो, न ही आप वहां पर अब काश्तकार हो, अब आप सिर्फ खेतीहर मजदूर हो। और खेती का जो मालिक होगा, जो कॉर्पोरेट होगा, जो ठेकेदार होगा, जिसके ठेके में जमीन चली जाएगी, वो जो आपसे एग्रीमेंट करवा लेगा, उसकी मर्जी होगी वही होगा। आप अपनी मर्जी से अपनी जमीन पर कुछ नहीं कर सकते। यानी कि आपकी जमीन को हड़पने का, आपको जमीन मिली बाद में है और उससे पहले ही आपका अधिकार छीन लिया गया। ये जो सेटलमेंट का जो मामला है,
भू भू सेटलमेंट जो हुआ जमीन का, लैंड सेटलमेंट का, वो काम शुरू बाद में किया गया और संविधान में संशोधन पहले किया गया। ये 60-65 तक ये चला और उससे पहले ही 1956 में जब बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण हो गया था या बीमार थे, उसी समय उन्होंने उसमें संशोधन करके उस मालिकाना अधिकार को खत्म कर दिया था। वो मालिकाना अधिकार देना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि जो हजारों साल से मालिक थे उन लोगों से जमीन का मालिकाना अधिकार छीन कर किसान को मालिकाना अधिकार दे दिया गया था। ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने बहुत जल्दी ही इसको मालिकाना अधिकार को खत्म कर दिया और आज तो उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है। लेकिन साथियों, मामला यहीं तक रुकता नहीं है। आपको निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जमीन पर काबिज हैं, आप अपनी जमीन पर ही रहेंगे। आप अपनी जमीन के फिर से भूधारक बन सकते हैं, आप जमीन के लैंड लॉर्ड बन सकते हैं, आप मालिक बन सकते हैं। आपको विरोध करना होगा तो सिर्फ उन मुट्ठी भर पूंजीपतियों का जो आपकी जमीन और जो आपकी जमीन उन पूंजीपतियों को दे रहे हैं, उन लोगों को आपको सबक सिखाना पड़ेगा। अब ज्यादा समस्या नहीं रही है, क्योंकि आपके एमपीज जो हैं, सारे जो सांसद हैं, उन सांसदों का तो सारा मसला ही खत्म कर दिया गया है। अब तो विरोध ही 2-4-5 लोगों का ही करना है, क्योंकि पूरी सरकार ही 2-4-5 लोग ही चला रहे हैं। जो 2-4-5 लोग चला रहे हैं उन लोगों का ही, उनको ही सबक सिखाना है। और जितनी भी सरकारी गाइडलाइनें आपके लिए जारी होती हैं, जितने भी सरकार में बिल पास होते हैं, उन सब का आपको विरोध करना होगा। उन सब का विरोध करने के लिए आपको सड़कों पर आना होगा। ये भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं, सड़कों पर आना तो होगा ही होगा, लेकिन आपको सबसे पहले तो अपने दिमाग से निकाल देनी होगी कि कोई भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार हमारे विरोध में अगर कोई कानून पारित करती है तो उस कानून को हम नहीं मानते, नहीं मानेंगे। ये सबसे पहले हमें करना पड़ेगा। ये जब हम कर लेंगे तो निश्चित तौर पे हम लोग इन काले कारनामों को रोक पाएंगे। और घबराने की जरूरत नहीं, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि आपकी जमीन को समेट कर बैग में डाल के ले जाएंगे, ऐसा भी संभव नहीं है। और ऐसा भी संभव नहीं है कि वो आपको उठा करके पाकिस्तान भेज देंगे, बर्मा भेज देंगे, नेपाल भेज देंगे, ऐसा भी संभव नहीं है। आपको यहीं पर रहना है, आपको वो यहीं पर रखेंगे भी, इसी जमीन पर रखेंगे। अब तय आपको करना है कि आप उस जमीन का मालिक बन के रहना चाहते हैं या उस कॉरपोरेटर यानी कि उन पूंजीपतियों का गुलाम बन के रहना चाहते हैं। आप तय करेंगे, आपको तय करना है, ठीक है ना। आज जो स्थिति निर्माण हो रही है उसके मुताबिक जो लोग भी, पुलिस तो खैर करती है, मैं पहले कह चुका हूं, पुलिस तो करती है क्योंकि उनकी मजबूरी है। लेकिन मैंने एक बहुत बड़ा जो अभी सोचने वाला विषय हमारे सामने आया, वो ये आया कि हमारे किसान भाई जब सड़कों पे उतरते हैं तो हमारे दूसरे भाई जो किसान नहीं है, व्यापारी हो सकते हैं छोटे मोटे, या फिर और किसी काम में हो सकते हैं, वे लोग उनका विरोध ही नहीं कर रहे, उनकी पिटाई कर रहे हैं। पुलिस नहीं मार रही है, वो लोग मार रहे हैं। ये जो मैं देख रहा हूं, इसको देख करके मुझे थोड़ी सी परेशानी तो होती है, लेकिन मैं जब सोचता हूं, थोड़ा अलग ढंग से सोचता हूं। उन लोगों के लिए मैं संदेश ये देना चाहता हूं कि आज जब किसान दुखी है, जब किसान का मुद्दा आया तो किसान दुखी हुआ और किसान ने कहा कि ये हमारे साथ में गलत हुआ। तो जिस समय ये अपना लॉकडाउन के तहत कह दो, लॉकडाउन तो अभी भी चल ही रहा है इनडायरेक्ट रूप से, उसके समय कुछ समय पहले ही, एग्जैक्ट तारीख नहीं याद, बता दूंगा, वहां एक बिल पास किया गया था और सरकारों ने उसको तुरंत ही इंप्लीमेंट करने के लिए कहा था कि 12 घंटे मजदूर काम करें। मसला मजदूरों का था, मसला मजदूरों का था ना। हम बटे हुए कैसे हैं? हम सिर्फ जातियों में नहीं बटे हुए हैं, हम सिर्फ धर्म में ही नहीं बटे हुए हैं, हम सिर्फ वर्गों में नहीं बटे हुए हैं, हम कई जगह बटे हुए हैं। जब 12 घंटे मजदूरों को काम करना पड़ेगा, ये विधेयक जब पास किया गया और सभी सरकारों को इंप्लीमेंट करने के लिए दे दिया गया, तो मामला मजदूरों का था। उस समय किसान आराम से बैठे थे, क्या भाई हम पर क्या लेना था,
हमको क्या आफत आ पड़ी, ये तो मजदूरों को काम करना पड़ेगा ना, इससे हमें फायदा ही होगा। हमारे खेत में भी अगर काम करने आएगा मजदूर तो 12 घंटे काम करेगा, हमको भी फायदा ही हो रहा है ना। व्यापारी वर्ग खुश था, आम आदमी भी खुश था कि मजदूर आदमी जो है वो मेरे यहाँ पहले 8 घंटे काम करता था, अब 12 घंटे काम करेगा। मजदूर के साथ अन्याय हुआ, हम चुप थे, किसान भी चुप थे, व्यापारी भी चुप थे, सारे लोग चुप थे। और मजदूर में इतनी विवेक बुद्धि नहीं थी, इतनी समझ ही नहीं थी, इतनी जानकारी ही नहीं थी कि उसके खिलाफ क्या जो है बिल पास हो गया है या क्या उनके 12 घंटे का मामला हो गया, उसको पता ही नहीं था। आज जब किसानों का मसला आया तो मजदूर बंद चुप है, मध्यम वर्ग चुप है, तो किसानों का मामला है, इससे हमें क्या फर्क पड़ेगा। कॉरपोरेट आएगा तो भी हमें तो बाजार से ही चीज लेनी है, किसान भी रहेगा तब भी हमें तो बाजार से ही चीज लेनी है। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि जब ये कॉरपोरेटर के पास में चली जाएगी, पूंजीपतियों के पास, अडानी अंबानी के पास में चली जाएगी, और इसका अधिकार जो है फसल का खरीदने का और बेचने का, दोनों का अधिकार उनके पास चला जाएगा, तो उसके बाद जो भाव तय होगा वो भाव तय करने का अधिकार भी उसको होगा, क्योंकि मालिक वो है। अभी हम लोगों के लिए एक जानने वाली बात है कि मंडियों से क्या होता था। हमारे लोग उस मंडियों के बारे में ज्यादा नहीं जानते, हमारे लोग राशन की दुकानों के बारे में ज्यादा नहीं जानते, हमारे लोग कालाबाजारी के बारे में ज्यादा नहीं जानते। मंडियों का एक सिस्टम था, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मंडियों का सिस्टम दिया वो ये था कि अब वहां किसान अपनी फसल की कीमत तय करेंगे। उसके लिए जहां तक मेरी जानकारी में है एक शब्द आता है हराजी। हराजी शब्द मंडियों में इस्तेमाल होता है। हराजी का मतलब होता है सारे किसान इकट्ठे होकर के अपने अनाज की कीमत तय करते हैं, उसको हराजी बोलते हैं। तो वो हराजी के तहत किसानों को अपनी फसल की कीमत तय करने का अधिकार था, जिसे धीरे 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 विलुप्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, और धीरे 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 मंडियों के ऊपर बनिए का कब्जा हो गया, और बनिया लोगों ने वहां अपनी दुकानें स्थापित करके डायरेक्ट बिना हराजी के ही माल खरीदना शुरू कर दिया। ये चीज क्वालिटी का दे दिया, ये तो कमजोर है, ये थोड़ा खराब है, ये हल्का है, ऐसा करके कर दिया, लेकिन वो हराजी सिस्टम को खत्म कर दिया। मैं ऐसा मानता हूं जिस दिन हराजी सिस्टम खत्म हुआ था उसी दिन मंडी खत्म हो गई थी। सिर्फ औपचारिक रूप से वो चल रही। तो आज किसान को जो हराजी का अधिकार था, यानी कीमत तय करने का अधिकार था, वो अब उस मालिक को होगा जिसके पास में उस एरिया का सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कह दो या विशेष कृषि जोन कह दो, वो जो रहेगा उसके पास में उसको तय होगा। वो अपने बीच में कुछ आड़ती रखेगा। किस तरीके से किसान भाई अगर इस बात वीडियो को देखें तो जरूर इस पर थोड़ा मंथन करें कि किस तरीके से जब संविधान लागू नहीं था, इस देश के अंदर जमींदारी प्रथा थी, राठौड़ी जिसको कहते थे वो थी, या राजाशाही प्रथा थी, राजतंत्र इस देश में लागू था, तब किस तरीके से आपके खेत खलियानों में से फसल उठा ली जाती थी, और फसल तय करने के लिए जो बीच में आते थे उनको क्या कहते थे, जो फसल को आंकलन करते थे उनको कुछ नाम दिए जाते थे। इस तरीके से वे लोग फसल का तय करते थे और खड़ी फसल का कर लेते थे कि ये 50 बोरी होगा। अगर वहां 48 बोरी हो गया तो 2 बोरी उसे कहीं से ला कर देना पड़ेगा, क्योंकि वहां नोट किया हुआ है कि तेरे खेत में 50 बोरी अनाज होना चाहिए था, तो उन्हें 2 बोरी चोरी कर लिया, इसलिए जल्दी से वो अनाज की पूर्ति करो, उसे कहीं न कहीं से कर्ज करके लाना पड़ता था, ला करके उसको देना पड़ता था। ये स्थिति थी। वो जो बिचौलिए बीच में आकर के करते थे, वही सिस्टम आज इस देश के अंदर फिर से वो लागू कर रहे हैं कि आपके बीच में कुछ लोगों को स्थापित किया जाएगा, वो उनके एजेंट या कर्मचारी के रूप में रहेंगे। वे आपके खेत में आकर के फसल का आकलन करेंगे कि फसल की क्वालिटी क्या है, उसके बाद उसकी कीमत तय होगी, और जो कीमत तय होगी वो कीमत में वो कॉरपोरेटर अपने आपके अनाज को ले जाएगा और ले जा करके भंडारण कर देगा। यानी किसान को पूरा भाव नहीं मिलेगा, किसान को भाव कम मिलेगा, ये बात तो तय है। लेकिन क्या जो लोग ताली बजा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तो किसानों का मामला है, हमारा मामला नहीं है, उन लोगों के लिए सीख समझने वाली बात यह है कि क्या वो
कम कीमत में किसान से अनाज लेगा, खरीदेगा, या फिर उस पर वो अपना क्या कहते हैं अधिकार जमा लेगा और अपने कब्जे में लेकर अनाज को फिर वो क्या कम कीमत पे खरीदेगा तो आपको कम पे देगा? किसान अनाज पैदा करता है, लेकिन अनाज खाता हर कोई है, चाहे पूंजीपति हो, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे भिखारी हो, कोई भी हो, खाता तो सभी है ना। मध्यम वर्गीय भी खाता है, व्यापारी भी अनाज ही खाता है, और ऐसा कोई धरती पर इंसान नहीं है जो अनाज के बिना जिंदा रह सके। तो अनाज आपको खरीदना तो पड़ेगा। किसान के पास से अनाज कॉरपोरेटर के पास जाएगा, 10 रुपये किलो गेहूं किसान का खरीद लिया जाएगा, फिर वहां से मार्केट में आएगा और 30 रुपये 25 रुपये किलो होगा। नुकसान किसका? किसान का हुआ या आपका? किसान का नुकसान हुआ ही हुआ, आपका भी नुकसान हुआ। आपको भी 2 गुना रेट दे करके अनाज खरीदना पड़ेगा, और ऐसे में इस देश के अंदर भूखमरी और हाहाकार मच जाएगा। आम आदमी अनाज खरीदने की पहुंच से बाहर हो जाएगा और वो लाचार और मजबूर हो जाएगा। जब वो लाचार और मजबूर हो जाएगा तो वो व्यक्ति अनाज खरीद नहीं सकेगा, इसलिए वो किसी न किसी के यहाँ जाकर बेगार निकालेगा, किसी न किसी के यहाँ जाकर के सिर्फ रोटी और खाने के बदले में उसके वहाँ काम करेगा। ऐसी परिस्थिति निर्माण होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में क्या ये आंदोलन सिर्फ किसानों का आंदोलन होना चाहिए? मैं जहाँ तक मानता हूँ ये आंदोलन किसानों का, यानी कि अनाज पैदा करने वालों का आंदोलन नहीं होना चाहिए। ये प्रत्येक उस व्यक्ति का आंदोलन होना चाहिए जो अनाज खाता है। जो अनाज खाता है उसका ये आंदोलन होना चाहिए। तो हम लोगों को साथियों इस बात को समझना होगा कि आज जो किसानों के साथ हो रहा है या जो हुआ है ये ठीक नहीं हुआ है, अच्छा नहीं हुआ है, मगर अब हो गया है, अब कुछ नहीं होगा, ये गलत है। अभी बहुत कुछ हो सकता है और बहुत कुछ होगा भी, निश्चित तौर पे होगा, जहां तक मुझे पता है होगा। क्योंकि इस देश के अंदर जिस दिन अनाज पैदा करने वाला नहीं, अनाज खाने वाला इस चीज को समझ लेगा, उस समय इस बिल को हवा में उड़ा दिया जाएगा और ऐसे कई बिलों की धज्जियां उड़ा दी जाएगी। कई ऐसे विधेयक जो पास कर लिए गए हैं उन सबको अमान्य कर दिया जाएगा। और निश्चित तौर पे ये मेरी जिद भी है, मेरी उम्मीद भी है, और मैं इस पे काम भी कर रहा हूं कि भारत का जो संविधान है ये मूल रूप में उसके असली स्वरूप में लागू होकर के रहेगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। बस सिर्फ इतना जरूर है कि प्रत्येक व्यक्ति को, जैसे महिलाओं की समस्याओं के ऊपर जब तक महिलाएं सड़कों पर नहीं आएंगी, पुरुष आते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला जब तक महिलाएं नहीं आएगी। और किसानों की समस्याओं के ऊपर जब तक अनाज खाने वाला, जिसके पेट में अनाज जाता है, जो अनाज खाकर जिंदा रहता है, वो जब तक सड़कों पे नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए साथियों ये होगा, निश्चित तौर पे होगा। मैंने आप लोगों को इसके कारण बताए हैं। क्या कारण है कि इस देश के अंदर हजारों साल की वो सड़ी गली व्यवस्था जिसने आपके पुरखों को, आपके बाप दादाओं को अधिकार वंचित करके, संपत्ति, सत्ता, शिक्षा से वंचित रख करके, गुलाम बना करके रखा गया, उस व्यवस्था को इस देश में पुनर्स्थापित करने के सारे कारनामे हो रहे हैं। इसको जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप चिल्लाते रहोगे, कभी बलात्कार के मामले को लेकर, कहीं हत्या के मामले को लेकर, कहीं किसानों को लेकर, कहीं डूंगरपुर के अंदर जो हो रहा है आदिवासियों का आंदोलन उसको लेकर के, कहीं हर जगह अलग अलग। हम आज भी आंदोलनों में भी बटे हुए हैं, हम संगठनों में भी बटे हुए हैं, हम लोग लड़ाई में भी बटे हुए हैं, लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, लेकिन हम इकट्ठा होकर नहीं लड़ रहे, हम अलग अलग लड़ रहे हैं। जब किसान का मुद्दा आता है तो मजदूर चुप रहता है, मजदूर का मामला आता है तो व्यापारी चुप रहता है, व्यापारी का मामला आता है तो किसान चुप रहता है। वो हमें अलग अलग करके पीट रहा है। इसलिए हम लोगों को साथियों अलग अलग होने की बजाय एकजुट होना होगा। एकजुट होकर के ही समस्या का समाधान किया जा सकता है। इस समस्या का समाधान संभव है, कहीं पर भी नामुमकिन नाम की कोई चीज नहीं है। इन सभी समस्याओं का समाधान है, और वो समस्या का समाधान है भारत का संविधान। और भारत के संविधान को लागू करवाने के लिए
प्रत्येक इस देश के नागरिक को, जिसको भारतीय संविधान नागरिकता का अधिकार देता है, सबसे बड़ा अधिकार, नागरिक होने का अधिकार। ये भारत का संविधान लागू होने से पहले इस देश के अंदर 1950 25 जनवरी तक इस देश के बहुत बड़े तबके को, यानी कि 90% लोगों को नागरिकता का अधिकार नहीं था। इस संविधान ने नागरिकता का अधिकार दिया है। तो अगर आप इस देश के सच्चे नागरिक हो तो आप इस संविधान को बचाइए, संविधान को लागू करवाने के लिए एकजुट हो जाइए। इनके बने बनाए सारे काले कानून 1 मिनट में हवा में उड़ जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा जब आपका संविधान वहां पर लागू हो जाएगा, संविधान स्थापित हो जाएगा। ऐसा साथियों आप लोग करेंगे और इसके लिए सभी लोग एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम भी इस लड़ाई में सबसे आगे हैं, पहले हैं, लेकिन ये जो अब पूरा देश के अंदर चल रहा है माहौल, उसके लिए हमारे को, जो उन लोगों ने ये कोरोना का भय पैदा करके कैसे भी करके हमारे आंदोलनों को रोका है, इस भय को आप बाहर निकालिए।